हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है और लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ये थ्योरी लुईस के द्वारा दी गई थी। ये हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हो चुकी है। ये सेकेंड यूनिट का हम पहला टॉपिक करवा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये 90% इसके चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम्स में आने के इस क्वेश्चंस के, और इस बार तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चंस के आने के। और दूसरी बात, ये आप किसी कंपटीशन टेस्ट में भी जाते हैं तो इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने बताया, तो आपको याद होना चाहिए लुईस के द्वारा, प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस। क्लियर। तो लुईस ने अपने इस मॉडल में क्या समझाने की कोशिश की है, एक मेन प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करी है। लुईस ने अपना मॉडल इस मान्यता से प्रारंभ किया है कि अविकसित देश जो होते हैं उसमें जो जीवन निर्वाह मजदूरी की दर पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, और उस मजदूरी दर पर श्रम की जो पूर्ति होती है पूर्णतया लोचदार, मतलब उस मजदूरी पर जितने आप श्रमिकों की मांग करेंगे उतने ही श्रमिक आपको मिल जाएंगे। तो श्रम की इसी पूर्ति को उसने असीमित पूर्ति कहा है। और यह असीमित पूर्ति कहाँ मिलती है? निर्वाह क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इनमें मिलती है, जहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। तो लुईस ने अपने इस मॉडल में इसी समस्या को सुलझाने के लिए इस मॉडल को दिया है। यहाँ पर उसने क्या बताया है समस्या का समाधान, कि जो अविकसित देश होते हैं वो दोहरी अर्थव्यवस्था में फंसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक तो पूंजीवादी क्षेत्र में और एक पिछड़ा हुआ जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र। तो जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, जबकि 30% शहरों में रहती है। तो भारत में भी दो ड्यूलिज्म में फंसा हुआ है, एक तरफ तो एनसीआर जैसा, मुंबई क्षेत्र जैसा डेवलप्ड एरिया है, और दूसरी तरफ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पिछड़े हुए क्षेत्र में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर लुईस ने ये बताया है कि श्रमिकों को इस जीवन निर्वाह क्षेत्र से हटाकर, जीवन निर्वाह कौन सा हमारा, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, कहते हैं वहाँ से हटाकर का मतलब उठाना नहीं है, यानी कि वहाँ से जो बेरोजगार हैं उनको एकत्रित किया जाए। तो बेरोजगारी के रूप में कई तरह के मिलेंगे, जैसे खुली बेरोजगारी मिलेंगे, या छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में, या अल्प रोजगार, या मौसमी बेरोजगार, उनको एकत्रित करके कहते जीवन निर्वाह क्षेत्र से उन्हें पूंजीवादी क्षेत्र में लेकर जाया जाए, यानी वहाँ पर नए उद्योगों की स्थापना की जाए और पुराने उद्योगों का विस्तार किया जा सके और आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। कहता है ऐसा करने से क्या होगा, एक तो जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी है वो बहुत निम्न स्तर पर है, दूसरी पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की दर है वो ऊंचे स्तर पर है। तो लुईस कहता है कि वहाँ श्रमिकों को क्या है, पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी है जीवन निर्वाह से ऊंची मिलेगी, लेकिन पूंजीवादी क्षेत्र से उन्हें नीची देगी। तो दोनों क्षेत्रों को फ़ायदा होगा, जीवन निर्वाह वाले क्षेत्र के लोगों को ऊंची मजदूरी मिल जाएगी और पूंजीवादी क्षेत्र के लोगों को पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में कम मजदूरी देनी पड़ेगी। तो दोनों को कहता है फ़ायदा होगा। तो कहते हैं उन श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र से आप पूंजीवादी क्षेत्र में लेकर जाएं। फिर वहाँ पर आती है एक अड़चन ये है कि वो जो श्रमिक वहाँ जाएंगे तो वो अकुशल रहेंगे। अकुशल का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि उस समस्या को तो हम ट्रेनिंग देकर कुछ समय में ही दूर कर सकते हैं, यानी प्रशिक्षण से उस अड़चन को दूर किया जा सकता है। तो क्या क्या शर्तें हैं हस्तांतरण की, तो हमारे पास ये शर्तें दिखाई गई हैं उसने, कि श्रम की शक्ति का हस्तांतरण जीवन निर्वाह मजदूरी पर ही किया जाए। दूसरा, पूंजीवादी क्षेत्र में उन्हें दी जाने वाली मजदूरी निश्चित एवं एक समान होनी चाहिए। पूंजीवादी क्षेत्र में निवेश अधिक किए जाएं, भले या जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में न हो, और श्रमिकों को प्रशिक्षण करने की लागत एक समान बनी रहनी चाहिए। ओके, क्लियर। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जीवन निर्वाह मजदूरी दर कैसे निर्धारित होती है।
तो इस जीवन निर्वाह मजदूरी का जिस पर फालतू श्रम शक्ति रोजगार के लिए पूंजीवादी क्षेत्र में खपाई जा सके। फालतू का मतलब जो असीमित है, जो छुपी हुई बेरोजगारी के रूप में पाए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि यह उस न्यूनतम आय द्वारा निर्धारित होगी जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी का स्तर निर्वाह क्षेत्र में प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर करता है। हाँ, प्रायः मजदूरी का यह स्तर निर्वाह क्षेत्र में श्रमिक की औसत उत्पादकता से कम नहीं हो सकता, किंतु कुछ दशाओं में यह उससे ऊंचा हो सकता है। इस प्रकार लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम सीमा की निर्धारित करती है, किंतु व्यवहार में निर्वाह मजदूरी से पूंजीवादी मजदूरी 50% अधिक होती है। इसके कुछ कारण हैं। कारण क्या क्या हैं? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जीवन निर्वाह क्षेत्र से फालतू श्रमिक हटाने पर निर्वाह क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी। इससे प्रेरित होकर श्रमिक पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने के लिए ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे। दूसरा कारण क्या दिया है यहाँ पर, यदि निर्वाह क्षेत्र से फालतू श्रम हम हटा लेंगे तो कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उत्पादन तो वही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि वो छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में थे, इसलिए तो हम उन्हें फालतू श्रम कह रहे हैं। तो फलस्वरूप बचे हुए कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ेगी, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी तो जो जाएंगे पूंजीवादी क्षेत्र में तो वहाँ ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे। तीसरा, पूंजीवादी क्षेत्र में रहन सहन की लागत ऊंची होती है, इसलिए वहाँ मजदूरी भी अधिक होगी। चौथा, राज्य द्वारा संघ जो मजदूर प्रोत्साहन होते हैं, संघ क्षेत्र होते हैं, यूनियंस होती हैं, उन पर श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति बढ़ जाने के फलस्वरूप भी ऊंची मजदूरी की मांग करते हैं। तो यहाँ पर लुईस ने अपने मॉडल में समझाया कि इन फालतू श्रमिकों को हम जीवन निर्वाह क्षेत्र में ले जाकर जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में ले जाकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। पूंजी निर्माण पूंजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है। तो ये अतिरेक क्या है, हम इस अतिरेक को समझा देते हैं। पहले देखो, हमने अभी बताया कि मजदूरी की ये दर है, ये है जीवन निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी, जिसे हम कह देते हैं सब्सटेंशियल वेज। क्लियर? और एक ये है हमारी पूंजीवादी कैपिटल जो क्षेत्र है उसकी मजदूरी। तो जो श्रमिक होते हैं वो इस मजदूरी दर से नीचे पे काम कर रहे होते हैं, या तो इतनी पे या इससे नीचे पे काम कर रहे होते हैं। जब इन श्रमिकों को हम निकाल कर यहाँ पूंजीवादी क्षेत्र में ले जाएंगे तो उनको जो मजदूरी मिलेगी वो इससे कम मिलेगी, लेकिन इससे क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ इस क्षेत्र को तो इससे कम मजदूरी देनी पड़ी और इस क्षेत्र से ज़्यादा मिली श्रमिकों को। तो इसकी वजह से इन दोनों में कोई डिफरेंस आ गया है, उस डिफरेंस को ही हम कहते हैं पूंजीवादी अतिरेक। क्लियर? पूंजीवादी कैसे अतिरेक निकलेगा? पूंजीवादी मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी का अंतर होगा, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अतिरेक। क्लियर? ये क्वेश्चंस हैं, ये याद रखना। पूंजीवादी अतिरेक कैसे होगा? पूंजीवादी मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी का अंतर, इसे हम कहते हैं सरप्लस। तो यहाँ लुईस ने यही समझाने की कोशिश की है कि ये जो सरप्लस होगा, इसी सरप्लस को प्रदर्शन पर खर्च ना करके ये देश निवेश में खर्च करे। निवेश में खर्च करेंगे तो इससे और अधिक उत्पादन होगा और अधिक उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादन और आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया चल पड़ेगी, यानी विकास प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्लियर? यही विकास प्रक्रिया से शुरू होने की वजह से श्रमिकों की मांग पूंजीवादी क्षेत्र में बढ़ती जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया अनंत समय तक नहीं रह सकती। अनंत समय तक क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मजदूर हैं वो धीरे धीरे निकल कर किस में जा रहे हैं? पूंजीवादी क्षेत्र में जा। तो इससे उनकी धीरे धीरे मजदूरी बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब ये अतिरेक है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही अतिरेक खत्म होगा, विकास की प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। क्लियर? तो ये डायग्राम के द्वारा भी यहाँ समझाया गया है लुईस के द्वारा। तो बच्चों, इससे ज़्यादा हम आपको ये डायग्राम और इससे आगे की थ्योरी हम आपको कल समझाएंगे। आज इतना ही है, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।